वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ईपीपीएससी आरओ एआरओ के डेली प्रैक्टिस सेट में यह हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ में स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 8वें वीडियो के साथ। अब इस वीडियो में जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वह यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मोस्ट डेवलप्ड इन द ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झील जिसको ग्रेट लेक बोलते हैं प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। यहाँ पे मोस्ट डेवलप इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इस्पात एवं इंजीनियरिंग जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। यहाँ पे इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ग्रेट लेक रीजन की, आखिर ग्रेट लेक से मतलब क्या है। तो उत्तरी अमेरिका में 5 जो झीलें हैं उनको सामूहिक रूप से ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। और ये जो 5 झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, और उत्तरी अमेरिका में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 देश हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, इनके क्षेत्रों में 5 जो लेक पाई जाती हैं वो लेक कौन कौन सी हैं उनका नाम देखते हैं। तो यहाँ पे आप विस्तृत तौर पे आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, लेक हुरन। तो ये जो 5 लेक हैं इनको कलेक्टिवली हम ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। और इन लेक का जो विस्तार है, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा मिशिगन को आप थोड़ा सा अलग करके देखिए, ठीक है। ये मिशिगन के अलावा जो 4 लेक हैं, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो और लेक इरी, ये जो 4 लेक हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब कि यूएसए और कनाडा, इन दोनों के टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं, दोनों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केवल और केवल जो लेक मिशिगन है, ठीक, जो लेक मिशिगन है, जो मिशिगन झील है वह पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है। कहाँ? यूएसए मतलब कि अमेरिका के अंतर्गत। यहाँ पे जो आप ये थोड़ा सा ग्रे कलर में देख रहे हो ये वाला मैप, ठीक, इसको देखते जाइए। ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा का क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप कलरफुल में जो डिफरेंट ब्लॉक में देख रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलग अलग राज्य हैं, जैसे विस्कॉन्सिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर है ओहियो, ठीक, इधर फिलाडेल्फिया, इधर जो है शिकागो, इलिनॉइस शिकागो। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट जो है आप स्टेट देख सकते हैं अमेरिका के। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है कनाडा देश के क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन 5 झीलों में से सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और हुरन, इन 5 झीलों में से ऐसी कौन सी झील है जो केवल और केवल अमेरिका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ही पाई जाती है, तो केवल एक झील है वो है लेक मिशिगन। इसके अलावा जो 4 झीलें हैं, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो और लेक इरी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों के टेरिटरी के अंतर्गत, सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि जो ये जो ग्रेट लेक वाला क्षेत्र है वह स्पेशली किस इंडस्ट्री के लिए जो है वो मोस्ट डेवलप्ड क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था ये इस्पात और इंजीनियरिंग। तो स्टील एंड इंजीनियरिंग वर्क के लिए यह मोस्ट डेवलप्ड एरिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे देश जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे होते हैं ऐसे देशों को हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल रुद्ध। हिंदी में बोलेंगे स्थल रुद्ध, ये चीज याद रखिएगा। तो ऐसा देश जो चारों ओर से लैंड या ये कहा जाए भूभाग से घिरा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लैंडलॉक्ड कंट्री या स्थल रुद्ध देश। तो दिए गए ऑप्शन में जो 4 देश हैं उसमें आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया,
ये जो 3 देश हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, मतलब कि इनकी जो सीमा क्षेत्र है किसी भी समुद्र या सागर से नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 3 और 4। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 1, 3 और 4। अब इसको जो हम विस्तृत तौर पे मैप में देखेंगे कि ये मैप में है कहाँ। तो देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या, बोत्सवाना और इथोपिया। बोत्सवाना और इथोपिया जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, और ये जो मैप है ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप, मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इथोपिया ये है और बोत्सवाना ये है। ठीक है, तो अगर मैं इथोपिया की बात करूं तो इथोपिया एक तरफ से सोमालिया से घिरा हुआ है, इधर देख सकते हैं, इधर जिबूती है, ये इरिट्रिया है, इधर सूडान, और यहाँ पे केन्या है, साउथ में केन्या से ये घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि ये जो है वो देश मतलब कि भूभाग से ही घिरा हुआ है। तो इथोपिया क्या होगा, लैंडलॉक्ड कंट्री हो गई। और इसकी जो है कैपिटल भी ध्यान में रखिए, इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। तो अब हम बात करते हैं बोत्सवाना की। ठीक है, तो बोत्सवाना किससे घिरा हुआ है, इधर जो है आप देख सकते हैं, इधर जो है साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, मतलब साउथ में। इधर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो इधर ये जिम्बाब्वे, अगर नॉर्थ में बात किया जाए तो जाम्बिया से, नॉर्थ वेस्ट में बात करें अंगोला, और इधर वेस्ट में अगर बात किया जाए तो नामीबिया से। तो ये जो है वो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। इसकी सीमा रेखा जो है किसी भी समुद्र, सागर या महासागर से नहीं लगती है। तो ये भी क्या हुआ, स्थल रुद्ध, या ये कहें कि लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब इसके अलावा जो ऑप्शन में था वो क्या था, आर्मेनिया था और मॉन्टीनिग्रो था। ठीक, तो आर्मेनिया, ये है आर्मेनिया, और आर्मेनिया की जो कैपिटल है इसको ध्यान में रखिए, येरेवान। ठीक है, येरेवान जो है वो आर्मेनिया की कैपिटल है। कभी कभी क्या होता है, इन देशों की राजधानी भी पूछ लिया जाता है। तो आर्मेनिया की स्थिति देखते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि ये टर्की से घिरा हुआ है, नॉर्थ में जॉर्जिया से, और साउथ में जो है वो ईरान से इसकी सीमा रेखा लगती है। और इधर बात करें मतलब कि ईस्ट में बात करें तो अजरबैजान से इसकी सीमा रेखा जो है वो लग रही है। तो आर्मेनिया भी चारों तरफ से जो है वो लैंड, या ये कहा जाए कि किसी न किसी भूभाग से, किसी देश के भूभाग से ही घिरा है। तो इसकी भी सीमा रेखा किसी ना तो समुद्र से लगती है, ना तो सागर से लगती है, ना तो महासागर से लगती है। तो आर्मेनिया भी क्या हुआ, लैंड लॉक्ड या स्थल रुद्ध देश हुआ। अब हम देखेंगे मॉन्टीनिग्रो को। ठीक है, तो मॉन्टीनिग्रो आप देख रहे हैं कि मॉन्टीनिग्रो की ये जो सीमा है ये इधर एड्रियाटिक सी से, मतलब जो एड्रियाटिक सागर है उसके साथ लग रही है। तो यहाँ पे मॉन्टीनिग्रो क्या हो गया, वह जो है लैंड लॉक कंट्री नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो विजुअलाइजेशन है हम जो है वो मैप में भी देखा करें, और बार बार ये जो क्षेत्र हैं उनको आप मैप पे ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर जो है यूपीपीएससी फ्रेम करती है। और आज की डेट में अगर 2023 प्रीलिम्स की यूपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो मैप जो है यूपीएससी के लिए भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक रह गया। ठीक है, तो मैप को जो है सावधानी से पढ़िए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो है कथन और कारण आधारित यह प्रश्न है। प्रश्न ये है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, ठीक, एसर्शन, और दूसरा जो है उसका रीजन है, कारण है। ठीक है, एसर्शन क्या है, द पंपास प्लेन इज द मेन रीजन फॉर कल्टीवेशन इन अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। तो यह जो कथन है वो सही है। जी हाँ, अर्जेंटीना में जो पंपास ग्रासलैंड है वो वाला जो एरिया है, या यह कहा जाए कि पंपास प्लेन जो है, पंपास मैदान जो है वह खेती, या ये कहा जाए कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ही जो है वो मेन एरिया है। तो ये सही बात है। दूसरी बात, इसका कारण क्या दिया गया, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर ये कंडीशन है तभी तो वो खेती के लिए क्या है, प्रमुख मैदान है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों जो है वो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो
तो यहाँ पे जो कथन था और जो कारण था, कथन की सही व्याख्या जो है आर कर रहा था, रीजन कर रहा था। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कौन कौन से क्षेत्र जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड के अंतर्गत आते हैं और कौन जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंतर्गत आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड से मतलब है शीतोष्ण घास के मैदान, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से मतलब है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, अर्जेंटीना जो कि प्रश्न में ही था, पंपास। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो डाउन्स के नाम से जानी जाती है। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में जो है वो प्रेरीज के नाम से जानी जाती है। क्या? प्रेरीज। और हंगरी में पुस्टा के नाम से जानी जाती है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ये याद रखिएगा, ठीक है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जानी जाती है। रशिया और यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे स्टेपिस के नाम से जानी जाती है। और यह वाला जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, यह वाला क्षेत्र, यह जो है वो गेहूं के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि इस वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती जो है वो भरपूर होती है। साउथ अफ्रीका में यही वाला जो क्षेत्र है वो वेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में किस नाम से जानी जाएगी? वेल्ट्स के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये वेल्ट्स है, पंपास है, प्रेरीज है, स्टेपीज है, ठीक। अब हम बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो जो ईस्ट अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ईस्ट अफ्रीका, ये पूरा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सवाना के नाम से जानी जाती है। ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लेनोस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो क्लासिफिकेशन है इसको जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी जो है वो मैचिंग वाले प्रश्न में पूछ दिया जाता है। एक तरफ जो है क्षेत्र का नाम दिया होगा और दूसरी तरफ जो है ग्रासलैंड का नाम दिया होगा और उनको जो है आपस में मैच करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो है बहुत, मैं क्या कहूँ कि इम्पॉर्टेंट है या टफ है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों तरीके का है। ये जो है एक जो है वो कठिन प्रश्न के अंतर्गत भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कठिन, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो जो भी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, ठीक, 24 तीर्थंकर हैं, उनका जो कालानुक्रम है, मतलब कि पहले तीर्थंकर से लेकर जो 24वें जो लास्ट हैं उनका पूरा कालानुक्रम जो है वो याद रखना है कि पहले कौन आए, उनके बाद में कौन आए और उनके बाद में कौन आए। तो यहाँ से यह प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है कि इन सारे तीर्थंकरों का जो है क्रमबद्ध तरीके से समय के अनुसार याद रखना। तो उसी पर यह जो है प्रश्न आधारित था। जैसे अभिनंदन, ठीक, अभिनंदन नाथ जी हैं वो 4वें तीर्थंकर हैं। किस नंबर के? 4th नंबर के तीर्थंकर हैं। विमल नाथ जी 13th नंबर के तीर्थंकर हैं। और मुनीसुब्रत नाथ ये 20वें नंबर के तीर्थंकर हैं। पद्म प्रभु ये 6th नंबर के तीर्थंकर है, 6ठे नंबर के। तो अब यहाँ पे देखिए कि अक्सर लोग कहा भी करते थे कि आप क्या कीजिए कि शुरू के 3 याद कर लीजिए और अंतिम के 3 याद कर लीजिए। तो यहाँ पे शुरू के 3 और अंतिम के 3 याद करने से इस प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे सकते। इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसको पूरे 24 के 24 तीर्थंकरों का नाम और किस क्रम से वो आए थे उनको जो है आपको याद रखना होगा, वही जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो लिख दिया है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? अभिनंदन नाथ जी, तो ए, उसके बाद 6th नंबर के पद्म प्रभु, मतलब कि ए के बाद 4, उसके बाद विमलनाथ जी 13वें नंबर के, तो 142 हो गया। और मुनीसुब्रत नाथ जी 20वें नंबर के हैं, ये 3। तो ऑप्शन क्या होगा? 1423। तो 1423 मतलब कि ऑप्शन ए। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अब हम क्या करेंगे कि जो 24 तीर्थंकर हैं, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनका नाम याद रखेंगे और उनके प्रतीक भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नाम के साथ प्रतीक चिन्ह को भी हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर आते हैं 24 तीर्थंकरों में जैन धर्म में, वो आते हैं ऋषभनाथ जी। ठीक, ऋषभनाथ जी पहले तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक है बैल। ध्यान रखिएगा, क्या? बैल। दूसरे नंबर के हैं अजीतनाथ जी, इनका प्रतीक है हाथी। तीसरे संभवनाथ जी हैं, इनका प्रतीक है घोड़ा। और जो प्रश्न में नाम दिया गया था ये थे अभिनंदन नाथ जी, ये हैं चौथे क्रम के तीर्थंकर और इनका जो प्रतीक है वो है बंदर। सुमितनाथ जी, सुमितनाथ 5वें क्रम के तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक है वो है वकवा। ठीक, जिसको बोलते हैं गूज, एक तरीके का जो है गूज पक्षी है, ये इनका प्रतीक है। छठे नंबर पद्म प्रभु जी, ये जो है हमारे प्रश्न में मतलब प्रश्न जो दिया गया था उनमें ये नाम था पद्म प्रभु जी, और पद्म प्रभु जी का प्रतीक है लाल कमल, रेड लोटस। 7वें क्रम के हैं सुपार्श्वनाथ जी, और इनका प्रतीक है साथिया या स्वास्तिक का चिन्ह। ध्यान रखिएगा, ये आप चिन्ह भी देख सकते हैं, सिंबल भी देख सकते हैं आप। चंद्र प्रभु जी, ये हैं 8वें नंबर के और इनका प्रतीक है अर्धचांद्र। ठीक है, जो सेमी ल्यूनर है वो इनका प्रतीक है। तो अर्धचांद्र जो है वो 8वें नंबर के तीर्थंकर का प्रतीक है। पुष्पदंत जी, जो पुष्पदंत जी हैं उनका प्रतीक मगरमच्छ है। 10वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो हैं शीतलनाथ जी, इनका जो प्रतीक है वो है कल्प वृक्ष। ऑप्शन ये जो है वो 10वें नंबर के हैं। 11वें नंबर के श्रेयांश नाथ जी, इनका प्रतीक है गेंडा। 12वें नंबर के वासुपूज्य जी हैं, वासुपूज्य जी, इनका प्रतीक है भैंसा और प्रश्न में इनका नाम दिया गया था विमलनाथ जी, इनका प्रतीक है सूकर। ठीक, 14वें नंबर के हैं अनंतनाथ जी, इनका प्रतीक है सेही। 15वें नंबर के हैं धर्मनाथ जी, इनका प्रतीक है वज्र दंड। 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ जी, इनका प्रतीक है हिरण। 17वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो हैं कुंथुनाथ जी, इनका प्रतीक है बकरा। 18वें हैं अरहनाथ जी, इनकी जो प्रतीक है सिंबल है मछली। 19वें नंबर के हैं मल्लीनाथ जी, इनके प्रतीक हैं कलश। मुनि सुव्रतनाथ जी, ये जो ऑप्शन में मतलब दिए गए थे नाम ये है। ठीक है, मुनि सुव्रतनाथ जी ये 20वें नंबर के हैं, इनका प्रतीक है कछुआ। नमीनाथ जी, इनका है नीलकमल, 21वें नंबर के तीर्थंकर हैं। 22वें नंबर के हैं नेमीनाथ जी, ध्यान दीजिए 21वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है नमीनाथ जी, और जो 22वें नंबर के हैं उनका नाम है नेमीनाथ जी। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ जी। ठीक, और इनका प्रतीक क्या है? सर्प। 24वें और लास्ट ये जो तीर्थंकर इनका नाम है महावीर स्वामी जी, और इनका प्रतीक क्या है? सिंह, लायन। तो ये जो प्रतीक हैं 24 तीर्थंकरों के, इनका नाम भी याद रखना है और इनका जो है क्रम भी याद रखना है 1 से लेके 24 तक, तभी जाके आप इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रश्न क्यों टफ था। अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ जो ये जो नाम दिख रहे हैं, ठीक, अंदाजा लग गया होगा आपको। एक तरफ जो नाम रखा हुआ है कंबोज, अस्मक, सूरसेन और कौशल। ठीक, अगर अंदाजा लग रहा हो तो ये नाम किसके हैं? ये सारे नाम जो हैं, जो 16 महाजनपद हैं उनमें से ये 4 नाम दिए गए हैं, और इधर जो है उनकी रेस्पेक्टेड कैपिटल है। क्या है? राजधानी। तो अब देखिए, कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक, क्या यह सही है? जी हाँ, यह सही है। अस्मक की कैपिटल पोटन या पोटिल, ये भी सही है, ये भी मैच है। ठीक, सूरसेन की कैपिटल
क्या कौशाम्बी होती है? जी नहीं, ये सही नहीं है। सूरसेन की कैपिटल जो है वो कौशाम्बी नहीं है, वो है मथुरा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था मथुरा। तो ये हो गया गलत। तो हमारा जो उत्तर होगा वो यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी क्या है? कौशल, कौशल, श्रावस्ती। तो ये भी मैच है। तो जो हमारा जो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन की कैपिटल कौशाम्बी नहीं है, सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। अब हम बात करेंगे जो ये 16 महाजनपद हैं, ठीक है, ये जो 16 महाजनपद हैं उन सब की राजधानियां क्या हैं, इसी लगे हाथ जो है हम याद करेंगे। तो एक तरफ महाजनपद दिया हुआ और दूसरी तरफ कैपिटल, उनकी राजधानी दी है। तो काशी की कैपिटल वाराणसी, कौशल की कैपिटल श्रावस्ती, अंग की कैपिटल चंपा, मगध, मगध की कैपिटल गिरिव्रज या राजगिरी, वज्जी, वज्जी की कैपिटल विदेह एवं मिथिला, दोनों याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में जैसा आएगा वैसा आप लगाइएगा, ठीक है। तो वज्जी की कैपिटल विदेह एवं मिथिला, मल, मल की कैपिटल कुशीनारा और पावा, चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। देखिए वत्स की कैपिटल कौशाम्बी है, ठीक है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की, ध्यान दीजिए पंचाल, यहाँ पे दो पंचाल, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो अहिछत्र बताइएगा, और दक्षिणी पंचाल की कैपिटल पूछा जाएगा तो काम्पिल्य बताएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल की कैपिटल। इसके साथ में अगर मत्स्य की कैपिटल पूछा जाए तो ये है विराटनगर। सूरसेन जो कि आपसे प्रश्न में दिया गया था, तो सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। अस्मक, 16 महाजनपदों में यह जो अस्मक है वही जो है केवल एक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में था, ठीक है। तो अस्मक, इसकी कैपिटल पोतन या पोटली, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर अथवा हाटक, ये दोनों जो है वो ऑप्शंस में दिए गए थे, ठीक। अवंती, अवंती का जब प्रश्न है, ठीक है, तो आप उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दोनों को देखिएगा। अगर उत्तरी अवंती पूछा जाए तो उसकी कैपिटल उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की कैपिटल महिष्मती। अब ये तो 16 महाजनपद थे और उनकी कैपिटल। अब इन 16 महाजनपदों को हम जो है भारत के मैप में देखेंगे, ठीक है। तो भारत के मैप में अगर आप देखते हैं तो बिहार में इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद थे। कौन? मगध, अंग और वृज। इनकी पोजीशन देख सकते हैं, ये मगध है, अंग और वृज, तो 3 हो गए। तो बिहार में कितने हो गए? 3। यूपी की बात करते हैं, यूपी में इनकी संख्या है 8। कितनी? 8। काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी। अब इनको जो है मैप में देखते हैं, मल्ल, काशी, कौशल, पंचाल, कुरु, सूरसेन, वत्स और चेदी, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अवंती, तो मध्य प्रदेश में एक है अवंती और ये है अवंती की पोजीशन। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान, राजस्थान में 16 महाजनपदों में जो मत्स्य जनपद है वो पड़ता था राजस्थान में, ठीक। साउथ इंडिया में, जैसा मैंने बोला कि साउथ इंडिया में केवल और केवल एक ही है, कौन? अस्मक। क्या? अस्मक। अब इसके अलावा आज की डेट का जो अफगानिस्तान है वहां पे 2 आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे, एक है कंबोज और दूसरा है कंधार। तो यह जो है आप जो 16 महाजनपद हैं उनको आपने मैप में देखा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि following king is known to have sent his ministers to suppress the cruelty against animal in काशी region, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र, मतलब कि आज का जो बनारस है उस क्षेत्र पे भेजा था, ठीक है। तो ये था चालुक्य राजा कुमारपाल। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, चालुक्य राजा कुमारपाल। अगला प्रश्न, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, ठीक है। फिर
प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड टू नेवल एक्सपेडिशन टू सेलोन इन 642 एडी। तो ये थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर। तो शेरशाह का जो अंतिम अभियान होता है वो होता है 1545 में, ठीक है, 1545, 1545। और उसके बाद जो है एक दुर्घटनावश बम फट जाने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर का अभियान था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 4 युद्धों के नाम दिए हैं। कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, यह 1540 ईस्वी में होता है, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। प्रथम पानीपत के युद्ध के जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। तो अब हमको जो है यहाँ पे चारों युद्धों के जो ईयर हैं वो पता चल चुके हैं। अब इनको जो है हम काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कर सकते हैं कि पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद में कौन हुआ और लास्ट में कौन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पर किसका, जी हाँ, खानवा का युद्ध, मतलब कि चौथा। उसके बाद खानवा के बाद चौसा का युद्ध 2। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम का भी युद्ध इस जानते हैं, तो ये हो गया 4-1। और 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध 3, तो 4-2-1-3। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो युद्ध थे, ठीक, ये युद्ध जो है किस वर्ष लड़े गए ये तो आपको पता चल गया, और किनके बीच लड़ा गया इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया अगर इसी फैक्ट में, तो दूसरे तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि ये जो युद्ध जो है वो किनके बीच में लड़ा गया, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में होता है, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, किसके बीच में, जी हाँ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, बहमानी और विजयनगर एम्पायर के बीच। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला प्रश्न जो है वो एसर्शन और रीजन बेस्ड है, ठीक है, तो कथन और कारण बेस्ड है। अब इसको देखते हैं, कथन क्या है, मराठा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। क्या मराठा जो है सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे? क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है। अब कारण देखते हैं, मराठा वर द फर्स्ट रूलर हु हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशंस, मतलब कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। जी हाँ, ये बात सही। और ये जो कथन है और इसके साथ में जो कारण दिया गया है, इस कारण को सपोर्ट भी करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस कथन की ये व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा, ठीक है, करेंसी की बात की जा रही है, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। मतलब आपको बताने कि कौन जो है सिल्वर वाली करेंसी नहीं थी, ठीक है। Which of the following coins was not a silver coin currency in the kingdom of छत्रपति शिवाजी? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, रुपया, लारी, टका, रुका, ठीक। इसमें जो रुपया है वो छत्रपति शिवाजी के टाइम की
छत्रपति शिवाजी के टाइम की चांदी की मुद्रा नहीं थी। बाकी की ये जो तीन देख रहे हैं, लारी, टका, जिसको असरफी टका भी बोलते हैं, और रुका, ये तीनों चांदी के सिक्के थे। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा, जो कि पूछा जा रहा है कि कौन रजत मुद्रा नहीं थी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ जो छत्रपति साहू जी महाराज के टाइम में जो अन्य मुद्राएं थी उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए छत्रपति शिवाजी राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी, लॉरी जो कि ऑप्शन में था, टका ये भी ऑप्शन में था, और रुका, ये तीनों जो है रजत मुद्राएं थी। और मराठा साम्राज्य में, ध्यान दीजिएगा, मराठा साम्राज्य में प्रचलित जो अन्य मुद्राएं थी, फनम, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फनम क्या है। तो फनम याद रखिएगा, ये करेंसी है, कॉइन है। फनम, चक्रम, पादशाही, होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम, ये सब जो हैं ये क्वाइंस थे, ये क्वाइंस के नाम थे, ये मुद्राओं के नाम थे, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था शाही खां। फिर से देखिए प्रश्न क्या है, तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जैन उल आबिदीन द रूलर ऑफ द कश्मीर? ये है शाही खां। ठीक है, तो जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। देखिए, इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी, ध्यान दीजिए, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करा है, और ये कश्मीर के शासक थे। ये प्रश्न में भी दिया है, कहाँ के? कश्मीर के शासक। और इनको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, और इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अकबर इनकी उदार नीतियों की वजह से कहते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी इनका मार्केट मतलब बाजार सुधार प्रणाली और मूल्य सुधार की वजह से, ठीक है, इनको जो है कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक द्वीप बनाया था जिसका नाम रखा था जैना द्वीप। क्या? जैना द्वीप। तो ये जो जैना द्वीप है, यह वूलर झील, जो वूलर लेक है, उसके बीच में इन्होंने ये आइलैंड बनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज absent? फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज absent इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ठीक है, तो जो अर्थ की जब उसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, जब प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट होता है, तो उस समय जो आज का जो इन्वायरमेंट है, जो आज का वायुमंडल है, उसमें जो गैसेज हैं, वो सारी गैसें वैसा नहीं था कि जब पृथ्वी जो है उसका जो है वहाँ जो प्रारंभिक जो वायुमंडल था, उस समय जो वर्तमान वाली जो गैसेज वो नहीं थी। तो उसी क्रम में जो गैस एब्सेंट थी वो थी ऑक्सीजन। तो जो पृथ्वी का प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी वजह से जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट है पृथ्वी का, उसको रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, और आज की डेट का जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 21% अपने वायुमंडल में 21% है वो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का। 78% अप्रॉक्स है वो नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो कंपोजिशन है वो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कारकाटोआ स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र, ध्यान दीजिए, यहाँ पे केंद्र शासित टेरिटरी की बात की जा रही है। ठीक है, वहाँ पे उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो यह है अनुच्छेद, यह है आर्टिकल 241। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न जो है वो कथन कारण बेस है। आप देख रहे हैं कि कथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत पूछे गए हैं। ठीक, तो कथन और कारण के क्रम में यह दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कथन क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो जी हाँ, आर्टिकल 83 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 83 के अनुसार यह एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा का डिसोल्यूशन मतलब उसकी वो जो है खत्म नहीं होती है, कभी वो डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक, कारण यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 ऑफ द इट्स मेंबर रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ठीक, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इस बात की यह व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कि उसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्या आर, तो इस हिसाब से जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ये, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहां पे उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा और या कौन से सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। यह स्टेटमेंट तो सही है, पहला कथन सही है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। ठीक, देखिए राज्य की जो विधायिका है, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, केवल राष्ट्रपति के चुनाव में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यस, उत्तर एक जो है यह सही है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान, ठीक, तो विधानमंडल के अवकाश के मतलब ये है कि अगर अगर बोला जाए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वो अपने कार्य सत्र में नहीं चल रही है, ठीक है, तो उस दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आपको उस अनुच्छेद, उस आर्टिकल का नाम बताना है। ठीक है, तो वह आर्टिकल है 213। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं, और अगर केंद्र में बात किया जाए तो राष्ट्रपति को यह अधिकार जो है, अध्यादेश लाने का अधिकार आर्टिकल 123 के तहत मिलता है। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा। इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न ये है कि नीति आयोग वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ठीक, तो 2015 में नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह कैसे की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग की स्थापना न तो भारत के संविधान, न तो लोकसभा राज्यसभा में किसी एक्ट के या विधेयक के द्वारा यह जो है वो बॉडी बनी थी, और न तो भारत के संविधान में नीति आयोग से संबंधित कोई प्रावधान था। ठीक है, तो इस प्रकार से ना तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, और ना तो एक वैधानिक संस्था है जिसको पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू लाया गया हो। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है। ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन यूनियन कैबिनेट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से इस बॉडी को बनाया गया। तो नीति आयोग हो या
1 जनवरी 2015 से पहले, जब नीति आयोग नहीं था तो इससे पहला यही था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन भी जो है इसी तरीके से बना था और नीति आयोग भी इसी तरीके से बना है। कैसे? ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग क्या बात करेंगे, जो भारत के संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनके बारे में बात करेंगे और वह किस अनुच्छेद के तहत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पूरी जो है लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी गई है, संवैधानिक संस्था दी है, और दूसरी तरफ वह किस अनुच्छेद के तहत आती है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 के तहत, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको CAG बोलते हैं, ये अनुच्छेद 148 के तहत, 148, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165, 165, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और किस अनुच्छेद के तहत, 243ZD, 243ZD के तहत। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 243ZE। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, ये है आर्टिकल 263, इसका नाम जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। फाइनेंस कमीशन, ठीक, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है, ये है आर्टिकल 280 के तहत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसको GST बोला जा रहा है, ठीक है, GST काउंसिल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो GST काउंसिल 279A के तहत है। आगे इसी क्रम में और संस्थाओं को देखते हैं। UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन 315 से 323 अनुच्छेद के तहत है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यही सेम, दोनों याद रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और दोनों का अनुच्छेद क्या है, 315 से 323। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आर्टिकल 324 के तहत की गई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 के तहत, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 338A। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, यह है 338B। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन 339, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 340, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज 344, अनुच्छेद 344 या आर्टिकल 344, ये हो गया। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसको भी जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यह है अनुच्छेद 350B के तहत। ये था UPPSC RO ARO के डेली प्रैक्टिस सेट में हमारा 8वां वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।